गाइज, कैसे आप सब। मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं आपकी संध्या। तो गाइज, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मेरा इस चैनल में नॉट ओनली मेकअप मेकओवर वीडियो रहेगा, उसके साथ ही लॉ रिलेटेड वीडियो भी रहेगा, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं और बाय प्रोफेशन मैं एक लॉयर। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो आपका कोई काम का नहीं है क्योंकि आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइज हम सभी लॉ के अंदर ही है, लॉ से घिरे हुए हैं। तो इसलिए बेसिक कुछ चीज जो हम लोगों को जानना चाहिए उसे जानने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए वीडियो को आगे तक देखिए। आई होप गाइज आप लोगों को अच्छा लगे। आज का ये वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर होने वाला है और इसी एक्ट में यूज होने वाले ये दो वर्ड, दैट इज एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये दो वर्ड क्या सिमिलर है या फिर एक दूसरे से अलग है, ये हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। और ये भी जानेंगे जो कि पॉपुलर एक लाइन है, दैट इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, ये कंफ्यूजन भी आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। और उसके साथ ही कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो यही तीन जो बेसिक चीज है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के ऊपर, वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। तो गाइस, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, देन मेन वीडियो में चलिए मेन वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है, जो कि 1872 में 1 सितंबर को फोर्स में आया था, यानी कि इंडिपेंडेंट के बहुत ही पहले ये आ गया था। और ये जो एक्ट है ये ब्रिटिश के द्वारा लाया गया एक्ट है। तो जब ये एक्ट बन के आया तो उसमें टोटल 266 सेक्शन अवेलेबल था। तो चलिए आप देख लेते हैं इसमें कौन से सेक्शन में क्या प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 1 से 75 जनरल प्रोविजंस, सेक्शन 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड्स, सेक्शन 124 से 147 इंडिमिनिटी एंड गारंटी, सेक्शन 148 से 181 बेलमेंट एंड प्लेज, सेक्शन 182 से 238 एजेंसी एंड सेक्शन 239 से 266 पार्टनरशिप। अब ये जो 76 से लेके 123 ये जो सेक्शंस है ये वो 1930 में सेपरेट लेजिस्लेचर होके आ गया था, जो जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। और उसके बाद 239 से लेके 266 ये जो सेक्शन है ये भी सेपरेट होके 1932 में एक अलग लेजिस्लेचर लेके आया, वो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो गाइज, अभी हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहा जाता है या फिर एक एग्रीमेंट किसे कहा जाता है, और एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए देखिए, अभी हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो समझेंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो लाइन बहुत ही फेमस है, जो कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज, ऐसा क्यों बोला जाता है, तो ये दो लाइन को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये दो जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो पहले हम लोग ये दो वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं, देन हम लोगों को ये दो लाइन का मीनिंग भी पता चल जाए। तो पहले हम जानेंगे कि एग्रीमेंट क्या है। एक एग्रीमेंट होने के लिए हमें ये तीनों चीज की जरूरत होती है। क्या वो तीनों चीज है? एक है ऑफर, दूसरा है एक्सेप्टेंस, तीसरा है कंसिडरेशन। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पास एक ऑफर प्रोवाइड किया, देन मिस्टर बी अगर उसी ऑफर से मंजूर हो जाता है, देन मिस्टर बी एक्सेप्ट करता है उसी ऑफर को। मतलब मिस्टर ए ऑफर किया और मिस्टर बी उसी ऑफर का एक्सेप्टेंस किया। जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होता है, देन कंसिडरेशन का बात आती को दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये कंसिडरेशन, मतलब ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ और कंसिडरेशन हुआ। जब ये तीनों एक साथ
कंप्लीट होता है, देन एक एग्रीमेंट। तो ये तीन चीज़ जब एक साथ आ जाता है तभी उसे हम एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है या फिर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो जब एक ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसीडरेशन के बाद एक एग्रीमेंट तैयार होता है तभी वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। लेकिन एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है, जो कि है ये एनफोर्सेबल। मतलब ऐसा कुछ जो कि एग्रीमेंट में लिखा गया हो, वो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब लॉ के द्वारा बाइंडिंग हो। अगर वो एग्रीमेंट लॉफुल हो, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा हो, तभी वो आगे जाके एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट को कौन से ग्राउंड फुलफिल करना पड़ता है वो अब हम देखेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 में ये सारे ग्राउंड्स या फिर ये सारे ऑब्जेक्ट्स बताया गया है जिसके फुलफिल के बाद ही एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। तो क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब एक ऑफर होना चाहिए और उसका एक एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। सेकंड, लीगल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसके ऊपर वो एग्रीमेंट बन रहा हो वो लीगल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो, ना कि वो इलीगल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। थर्ड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब जब हम एग्रीमेंट बना रहे हो तो उसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन रहना चाहिए। मतलब जब हम एक दुकान में जा रहे हो तो हम लोगों का इंटेंशन रहना चाहिए कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें वो चीज़ चाहिए। अगर हम पैसा दे चुके हैं और मुझे वो चीज़ नहीं मिला हो तब हम उस दुकानदार के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो मतलब जब एग्रीमेंट बन रहा हो तब हम लोगों का इंटेंशन ये रहना चाहिए कि अगर ऑपोजिट जो पार्टी है वो अगर कोई भी ग्राउंड को ब्रीच करे या फिर कोई ग्राउंड को मेंटेन ना करे तो हम उसके खिलाफ कोई केस कर पाए या फिर लॉफुली उसके अगेंस्ट हम लोग कुछ एक्शन ले पाए। नाउ फोर्थ, लॉफुल कंसीडरेशन। मैंने पहले ही बताया है कि कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस होने से नहीं होता। कंसीडरेशन का मतलब जो कि है कि हम कुछ ले रहे हैं कुछ देने के बदले में। तो अगर हम कुछ दे रहे हैं वो लॉफुल ना हो या फिर जो हम ले रहे हैं एज अ कंसीडरेशन वो भी लॉफुल ना हो तब भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फिफ्थ, कॉम्पिटेंट पार्टी। पहले ही बताया है कि कॉम्पिटेंट पार्टी मतलब जो व्यक्ति 18 साल के ऊपर हो, जो पागल ना हो, मतलब अनसाउंड माइंड ना हो, या फिर जो मेजर हो, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। तो इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने से एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। नाउ लास्ट वन इज फ्री कंसेंट। सपोज एक इंसान मेजर हो, 18 ईयर्स के अबव भी हो और अनसाउंड माइंड भी ना हो, लेकिन उसे कोई फोर्सफुली किसी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए बोला गया हो या फिर एक एग्रीमेंट करने के लिए फोर्स किया गया हो, तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो जब ये सेक्शन 10 का ये सारे ग्राउंड्स फुलफिल करता है तभी जाके एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। तो गाइस अभी हम एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये समझ चुके हैं। तो अभी हम ये जानेंगे ये जो फेमस लाइन है इसे क्यों बोला जाता है। मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि गाइस एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट का बनना ज़रूरी है, लेकिन एक एग्रीमेंट जब ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। मतलब हर एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। लेकिन गाइस जब एक एग्रीमेंट बनता है तो अगर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट्स ना हो या फिर लॉ के द्वारा बाइंडेड ना हो तब वो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता, तब वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट ये जो है फुलफिल कर लेता है तब वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इसीलिए जो सेकेंड लाइन है मतलब ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्यों है?
क्योंकि एग्रीमेंट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि हर एक टाइम ये जो रिक्वायरमेंट है वो एग्रीमेंट में फुलफिल नहीं किया जाता। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और गाइज अभी हम देखेंगे कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये देख लिया, एग्रीमेंट क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी हम देखेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन से ग्राउंड को उसे फुलफिल करना होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, एग्रीमेंट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट का बनना जरूरी है। विदाउट अ एग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी मेड। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन हो रहा है एक एग्रीमेंट बनने के लिए, वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अगर वो लॉफुल ना रहे तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। थर्ड क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टीज। मतलब जब एक एग्रीमेंट बन रहा हो तो बेसिकली हम लोगों को दो कॉम्पिटेंट पार्टीज की जरूरत होती है। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी वही सेम ही रिक्वायरमेंट है। फोर्थ, फ्री कॉन्सेंट। जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो उसका फ्री कंसेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फोर्सफुली उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया गया हो या फिर साइन करवाया गया हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। जिसके ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो वो लॉफुल रहना चाहिए। लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तो दोनों पार्टी के बीच अगर कोई एक बोल दे कि हाँ किसी कारण ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब इसमें कोई चीज़ है जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुआ है, या फिर कोई कमिटमेंट कुछ फुलफिल नहीं हुआ हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी एक के द्वारा वॉइड डिक्लेयर किया गया हो तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। तो चलिए अभी हम कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, एग्रीमेंट क्या है देख लिया है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो अभी हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। क्या है वो? फर्स्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड फोर्थ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। एंड फिफ्थ, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो या फिर लॉ के द्वारा बाइंडिंग हो, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो बन के आया हो, दोनों के बीच अगर कोई डिफॉल्ट आया हो या फिर कोई कमिटमेंट फुलफिल ना हुआ हो तो उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। थर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है और इसे समझने के लिए हमें ये सारे सेक्शंस को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, इसलिए मैं इसे थोड़ा देर बाद बताऊंगी। उसके पहले ये दोनों जान लेते हैं। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही सिमिलर टाइप है, तो इसलिए अच्छे से सुन लीजिए। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे बनाया गया है लॉ को वायलेट करने के लिए, और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है किसी इलीगल रीजंस के वजह से। जब किसी इलीगल रीजंस की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तो उसे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और अगर किसी लॉ को वायलेट करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तो उसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम देखेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो ये जो सेक्शंस 20, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 56 ये जो सेक्शंस है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये डिस्क्राइब करता है कि कौन से ग्राउंड होने से एक कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर हो जाता है या फिर वॉइड हो जाता है। अभी देखेंगे सेक्शन 20। सेक्शन 20 में बताया गया है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम मिस्टेक ऑफ फैक्ट अवेलेबल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। मतलब जिस विषय के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो, अगर कोई मिस्टेक के कारण या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण क्रिएट किया गया हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट है 26 में क्या बताया गया है, अगर कोई साउंड माइंड व्यक्ति और वो एडल्ट भी हो, उसके बिहाफ पे अगर उनका पेरेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा।
नेक्स्ट है सेक्शन 27। सेक्शन 27 में बताया गया है कि आप किसी को भी ट्रेड या फिर बिजनेस करने में रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो कि हाँ आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखिए कि हाँ कभी आप बिजनेस नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं, मतलब वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 28। सेक्शन 28 में बताया गया है कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो जिसमें लिखा गया है कि आप कभी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में अपना राइट मांगने के लिए नहीं जा सकते। तो क्योंकि राइट मांगना हमारी फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए इसे हम रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29। तो गाइस 29 एंड 56 बहुत ही सिमिलर है, इसमें इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ये थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो क्या है सेक्शन 29 में? 29 में बताया गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जिन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अगर उन दोनों के बीच ऐसे कोई चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि वो सक्षम ना हो, मतलब जो चीज है वो करना पॉसिबल है लेकिन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए करना पॉसिबल ही नहीं है, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम ही ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में बताया गया है कि अगर कोई गैम्बलिंग या फिर कोई जुआ रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट बन रहा हो, को मतलब आप जुआ खेलने गए हो और उसी टाइम अगर आप लोगों ने कुछ पैसा लगाया है और अगर आप लोग उसमें हार गए हो, तो वो आगे जाके आप किसी भी कोर्ट में आप लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वॉइड था, क्योंकि वो लॉ के द्वारा बाइंडिंग या फिर एनफोर्सेबल नहीं है। एंड द लास्ट 56 में क्या बोला गया है? ऐसा कोई एग्रीमेंट जो कि इट सेल्फ इम्पॉसिबल हो, मतलब जैसे कि चांद में जाना, मतलब चांद में घर खरीदना, या फिर कोलकाता से दिल्ली 5 मिनट में चल के जाना, तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो है इसी के ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो गाइस 29 और 56 में यही डिफरेंस है कि 29 में जो जिस विषय के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो जिसके साथ बन रहा है उसके लिए वो इम्पॉसिबल है, वो इनकेपेबल है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। लेकिन 56 में जो है वो किसी मतलब यूनिवर्सल, मतलब जैसे चांद में घर बनाना या फिर 5 मिनट में कोलकाता से दिल्ली जाना, तो ये जो है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो गाइस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को लेके जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आई होप इस वीडियो को देख के आप लोगों को वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और उसके साथ ही कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स है ये भी आप लोग जान चुके होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो और आप लोगों को किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला हो तो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टिल देन, गुड नाइट, गुड बाय।